नमस्कार, एहसास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलम शर्मा। सभ्यता संस्कृति के विकास के साथ देह व्यापार का धंधा भी पूरी दुनिया की एक हकीकत है। इतिहास साक्षी है कि बेबीलोन से लेकर भारत तक देवदासी प्रथा अस्तित्व में थी। देश दुनिया में तीव्र अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ ये चलन भी बदल गए, लेकिन एक जाति आज भी पुराने मिजाज में जीती है। ये बेड़िया जाति है, जिसका ठिकाना मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। भरतपुर, महाराजा सूरजमल ने यहाँ अभेद्य किला बनवाया। छोटी सी रियासत भरतपुर ने ही अंग्रेजी सरकार को चुनौती दी थी। बात 1805 की है। युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी थी। किले के चारों तरफ सुजान गंगा नहर बनी हुई है। नहर के दूसरी तरफ है भरतपुर शहर। शहर का छोटा सा इलाका लोहा बाजार। लोहा बाजार के एक तरफ गंगा महारानी का मंदिर है, तो दूसरी तरफ रेड लाइट एरिया, जहां लड़कियां देह व्यापार में संलिप्त हैं। रेड लाइट इलाके की ये कहानी शहर पर एक बदनुमा दाग लगाती है। दरअसल ये कहानी भरतपुर के रेड लाइट एरिया से आगे बढ़कर बेड़िया समाज तक जाती है। ऐसा समाज जहां पीढ़ियों से देह व्यापार की परंपरा रही है। भरतपुर के बाहर जयपुर हाईवे पर 2 किलोमीटर आगे एक फ्लाईओवर है। अक्सर यहाँ पर तेज रफ्तार में दौड़ती गाड़ियां अचानक धीरे हो जाती हैं। इशारा करती आंखें और अर्थपूर्ण अंदाज में हिलते हुए सर वहां से गुजर रहे पुरुषों को सीधे सीधे न्योता देते हैं। दरअसल ये बेड़िया जाति के लोग हैं जो पीढ़ियों से यहाँ बसे हैं। पुराने जमाने से इनका पेशा देह व्यापार का रहा है। आप हैरान होंगे, ये समाज आज भी अपनी लड़कियों को देह व्यापार के दलदल में धकेलता है। आखिर ये कैसी मजबूरी है? उदास चेहरे, झोपड़ी से झांकती बदहाली, बच्चों के खुले बदन, इधर उधर लटकते कपड़े, ये बेड़िया जाति की महिलाएं हैं। अंदर झांकने पर आप इनकी फटेहाल जिंदगी की अनंत गाथा लिख सकते हैं। दरअसल झोपड़ी के भीतर एक उदासी है जो खामोश है। हमारे लिए खेतबाड़ी दिला दो, घर बार दिला दो हमारे लिए, और नौकरी लगवा दो हमारे बच्चों की। इनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है। देह व्यापार की दुनिया में लिप्त इस समाज को नहीं पता इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है। यहाँ पर रहते हैं हमारे बच्चों को, तो यहाँ पर तंग बहुत करते हैं पुलिस वाले। बेड़ियों की इस बस्ती में माया भी रहती है। वो दुहाई देती है कि ये हमारी परंपरा है, लेकिन माया सिस्टम पर सवाल भी खड़े करती है। माया के लिए बच्चियों के धंधे से ही पेट पलता है। कहाँ जाए, क्या करें, कहाँ से खाएं, इस सवाल का जवाब नहीं मिलता। हम मजबूरी में धंधा करते साहब, बगैर मजबूरी में तो धंधा ही करते नहीं है। गरीब आदमी, बच्चों का पेट पालन कैसे होगा आप बताइए। इसी में हम घर मकान बनते, इसी में जमीन जायदाद सब कुछ इसी में ये बच्चियां जो कमाती है। इस फ्लाईओवर के भीतर मलाहा गांव है। यहाँ सभी बेड़िया कुनबे के बाशिंदे हैं। ये राजा महाराजाओं के जमाने से यहाँ बसे हुए हैं और इसी पेशे में हैं। तब के अमीरों ने इन्हें जमीन भी दी बसने के लिए। आज यहीं पर इनकी झोपड़ी खड़ी है। लेकिन बदलते वक्त के साथ समाज ने खुद को नहीं बदला, इसलिए पुराने रिवाज आज भी कायम हैं। जो यहाँ पंची मंदिर है माता का, केला देवी का, वहाँ से लगा के जो पुलिया है यहाँ तक हमको राजा महाराजा ने दी थी पहले के जमाने में। लड़की कहेगी मेरी शादी करनी है तो हम शादी करते हैं। लड़की को ये धंधे पे नहीं बिठाएंगे हम। लड़की नु कहेगी मैं ये शादी करूँगी, मुझे शादी नहीं चाहिए, मुझे नहीं करनी, तो वो अपना आप ही कुदरती धंधा करती है। ना कोई जोर है, ना जुल्म है, ना दबाव है, ना कुछ है। बस वो अपना आप ही अपने माँ बापों का, भाई बंधुओं का पेट पालन करती है खुद ही अपनी मर्जी से। बेड़िया समाज की बेड़ियां यहीं खत्म नहीं होती। हाशिए पर खड़ा ये तबका हमेशा निशाने पर रहता है। जहां से नोट ऐंठे जाते हैं, नहीं कहने पर इल्जाम और सलाखों के भीतर पहुंचा दिए जाते हैं। यहाँ की सैकड़ों लड़कियां अभी भी जेल में कैद हैं।
हमारी महिलाओं को रात में परेशान करती है पुलिस, दिन में परेशान करती है, खाना बनाते तो पकड़ लेते, घर में बैठी होती है ले जाते, कोई बीमार होता है, कोई जच्चे की होती है, कोई कुछ भी बीमारी होती है, बोलेंगे साहब हमारी ये बीमारी है, तब भी नहीं छोड़ते। बेड़िया समाज को इस दलदल से निकालने में अभी भी कामयाबी नहीं मिली है। शायद इसकी पहल भी नहीं हुई है। शिक्षा के दिए यहाँ नहीं जले, स्कूल की दहलीज तक नहीं पहुंचाया यहाँ के बच्चों को किसी ने। कहीं ये बच्चे स्कूल पहुंच भी गए तो दूसरे बच्चों की फप्तियां मजबूर करती हैं कि ये स्कूल ना आए। सामाजिक प्रॉब्लम सामाजिक तरीके से सॉल्व हो सकती है। कहीं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, वो सरकार की उसमें मदद ली जा सकती है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो बच्चियां हैं, वो गरीब बच्चियां बाहर से जो इस काम को करती हैं, उनको ये समझाने की ज़रूरत है कि हम उसको लाइवलीहुड के क्या ऑप्शंस हम दे सकते हैं, अच्छे ऑप्शन दे सकते हैं। अच्छे ऑप्शन हो सकता है पैसा इस बेड़िया कम्युनिटी को जो फ्लैश ट्रेड है उसमें ज़्यादा मिलता हो, लेकिन डिग्निफाइड लाइवलीहुड कैसे दे सकते हैं, डिग्निफाइड की बात कर रहा हूँ मैं, उनको समझाने की ज़रूरत है। उसमें NGOs को, सरकार को इन्वॉल्व करना चाहिए। बेड़ियों को हमेशा गलत नजरिए से देखा गया, जो आज भी बदला नहीं है। इसीलिए आज भी ये तबका सड़कों पर बेबस खड़ा नजर आता है। एहसास में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत मिलते हैं। एहसास। अरे सुमन, क्या किया स्कूल में आज? हमने बहुत मजा किया, बहुत मजा किया। तू क्यों नहीं आई? आज पूरी क्लास चिड़ियाघर भी गई थी और हमने वहाँ ना हुक्कू बंदर देखा था। वो हुक्कू हुक्कू करता था। हुक्कू नहीं, हुक्कू हुक्कू हुक्कू। पापा, मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ? मैं सबके साथ स्कूल कब जाऊँगी पापा? सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा बुखार ही तो है। बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। प्रियंका भारती? हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए, और बच्चों के माँ के लिए भी। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। IUCD, गर्भ निरोधक गोलियां। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। एहसास। बेड़िया समाज की लड़कियां अक्सर किशोरावस्था में ही देह व्यापार में उतार दी जाती हैं। किशोर उम्र में आते आते ही लड़कियों से पूछ लिया जाता है कि उसे शादी करनी है या नहीं। शादी करने वाली लड़की अपनी घर गृहस्थी बसा लेती है, लेकिन जो शादी नहीं करती उसके जिम्मे घर परिवार की सारी जिम्मेदारी आ जाती है। रोटी के लिए आबरू की बोली लगाना उसकी किस्मत में दर्ज हो जाता है। आज भी ये तबका घिसे पिटे रीति रिवाजों से चिपका है, जहां से ये निकलना नहीं चाहता। सामाजिक परिस्थितियां उसे निकलने भी नहीं देती। लड़कियां परिवार का मुख्य आधार या पालक होती हैं। दरअसल पहले ये समाज नृत्य जैसी कलाओं में निपुण हुआ करता था।
जिसमें लड़कियां नृत्य से पैसे जुटा लेती थी। कालांतर में यही पेशा देह व्यापार में बदल गया। पुराना पेशा है साहब। पहले नाचने गाने का काम हुआ करता था, फिर उसके बाद में समझ लीजिए अब नाचना गाना तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया लोग बागों ने। अब कुछ लड़की है अपने मर्जी से कुछ जो बैठती है वो बैठती है, नहीं बैठती है जिसकी शादी कर देती है। बगदारी में लीलावती से मिलिए। लीलावती 60 की उम्र पार कर चुकी है। लीला देह व्यापार के हर दौर के बारे में तफसील से बताती है। वो बेचारी अपना पेट भरती हैं, तो फिर भी उनको पुलिस पकड़ के ले जाती है, पुलिस में डाल देते हैं। ना जमानत हो रही है ना कुछ हो रहा है, किसी का कुछ करते हैं। आदमियों को देखे, आदमियों को जेल में डाल रखा है। वो बेचारे मेहनत मंजूरी अपनी करते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, सब कुछ करते हैं बाबूजी। 15 एकड़ में फैले बगदारी में बेड़िया जाति के 10-15 घर बचे हैं। यहाँ वाकई जिंदगी जीना दुश्वार है। बिजली पानी के बगैर जिंदगी चलती है। घर चलाने का कोई जरिया बचा नहीं है। कोई खेती बाड़ी तो है ही नहीं। हमको सरकार की तरफ से ना कोई खेत बाड़ी मिलती है, ना सरकार की तरफ से हमारे यहाँ बिजली है, ना सरकार की तरफ से हमें पानी की सुविधा है। कुछ नहीं है हमारे लिए। तो हम तो ऐसे बैठे हैं जैसे फकीर बैठे हैं। ना कोई सरकारी इमदाद, ना राशन कार्ड, ना पहचान पत्र, ना सरकारी मकान। पैसे हाथ में है नहीं। 4 पीढ़ियां बगदारी में गुजर गईं, लेकिन आज तक कोई पहचान पत्र नहीं बन पाया। सरकार हमारी मदद करे तो हमें रहने के लिए घर मिले। जो इंदिरा आवास वगैरह जो चल रहे हैं, सुविधा दी जा रही है सरकार, वो सुविधा हमारे पास नहीं है। जैसे बीपीएल वगैरह के जो कार्ड हैं, वो बड़े बड़े जो जमींदार हैं उनके पास बीपीएल कार्ड है। हमारे पास बीपीएल की सुविधा भी सरकार हमको नहीं दे पाती है। बगदारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। बच्चे स्कूल में दाखिला तक नहीं पाते। भगा दिए जाते हैं कि ये बेड़िया के बच्चे हैं। उनकी समस्याओं का अध्ययन करना पड़ेगा। पहले उनकी नीड्स क्या हैं, उनको हम आगे कैसे ले जा सकते हैं। उनके बच्चों को स्कूल बनाने का काम सरकार का है। उनके जो और बच्चे हैं जो और बड़े हो जाते हैं तो उनको वोकेशनल ट्रेनिंग का काम सरकार का है। किस तरह से उनको नौकरी दे सकते हैं उसका काम जो एनजीओ का भी है। तो ये काम अगर मिलके होगा प्रयास तो ये काम हो सकता है। कैसे पटरी पर चढ़ेगा ये तबका? यहाँ सहूलियतें पैदा करनी होगी, मदद मुहैया करानी होगी, नहीं तो ये समाज इसी दलदल में उलझा रहेगा। फिलहाल यहाँ पुलिस की चौकसी है, लेकिन ये कोई विकल्प नहीं है। जब किसी गरीब, लाचार और बेबस लड़की के बिकने की घटना सामने आती है तो महिला सशक्तिकरण की सारी पोलें खुल जाती हैं। पर क्या हम इस मुद्दे पर संवेदनशील हैं? नारी निकेतन भरतपुर में हमारी टीम ने ऐसी ही 2 लड़कियों की पड़ताल की है जो मानव तस्करी के जरिए पश्चिम बंगाल और राजस्थान के दूसरे शहरों से बहला फुसलाकर लाई गई थी। पश्चिम बंगाल की रूबी को घर बार का नहीं पता, कब आई ये भी नहीं पता, कितने सालों से दलालों के चंगुल में है नहीं मालूम। वो कभी स्कूल नहीं गई, बस पता है कि उसे बेच दिया गया। मेरी पापा का फ्रेंड है, पापा का फ्रेंड यहाँ पे बेच दिया मेरे को, पता नहीं कितने पैसे से बेच दिया, मैंने यहाँ पे आ गई। प्यार के नाम पर बेसहारा रूबी ठगी गई थी। उसे बदनामी की दुनिया में ढकेल दिया गया था, जहाँ से वो कभी बाहर नहीं आ पाई, ना ही वो वापस आना चाहती है। रूबी को उस दुनिया में ढाल लिया गया कि रूबी सब कुछ भूल गई, अपना अता पता ठिकाना सब कुछ, अपनी उम्र भी। कतई सच नहीं दिखता कि रूबी 20 साल की है। मेरे को मारती थी, खाना पीने नहीं देती, एक कमरे में बंद कर देती, कमरे में मारती, बहुत मारपीट करती मेरे को। मारपीट करते थे? हाँ, पापा ने मारती, मम्मी ने मारती। तो मेरी दादा दादी जब थी तब कोई भी हाथ नहीं उठाती मेरे ऊपर। जब दादा दादी खत्म हुआ तब से बहुत मारती मेरे को। विनीता भी किसी को ढूंढती है। वो कौन है? क्या वही जिसने विनीता को जन्म दिया या कोई और? अगर वो सगी है तो विनीता यहाँ तक कैसे पहुँची? हमारा मम्मी के साथ भेज दें। हाँ, आपकी मम्मी के साथ आपको भेज दें, लेकिन फिर भी आप यही काम करोगे या नहीं करोगे? नहीं करेंगे, काम छोड़ देंगे, हमारा मम्मी के साथ भेज दें। किस उम्र में विनीता को उठाया गया कौन बता सकता है? दिखने में 12-13 की विनीता अपनी उम्र 20 साल बताती है। कौन है उसके पीछे?
जो उसे नारी निकेतन से बाहर करवाना चाहता है। अब तक देह व्यापार में लिप्त लोगों के विरुद्ध जो मुकदमे दर्ज होते थे वो पीटा एक्ट में होते थे। पीटा एक्ट के मुकदमों में सामान्य तौर से कानून की लचर व्यवस्था के कारण या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के कारण देह व्यापार में लिप्त लोगों की जमानत हो जाती थी, वो मुक्त हो जाते थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक एक व्यक्ति के ऊपर 5-5, 10-10 मुकदमे होने के बावजूद भी वो व्यक्ति फिर आके देह व्यापार के दलदल में उन बच्चियों को लगा देता था। लेकिन पहली बार ये हुआ है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं। सुखद बात है कि बाल कल्याण समिति ने कठिन प्रयास किए। विनीता और रूबी जैसी लड़कियां मानव तस्करी से निकल पाईं। नहीं तो आगे क्या होता, केवल कयास ही लगाया जा सकता है। एहसास में वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। आप देखते रहिए हमारा एहसास। 4, 5, 6 पंजे। 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना रॉकेट। हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ। फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। अरे आ गया। कैसा गया एग्जाम? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते, मुझको कुछ समझ में भी नहीं आता। क्यों? आजकल ठीक से पढ़ाई नहीं करता है? पढ़ाई तो करता हूँ, लेकिन मास्टर जी बोलते हैं कि तू बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा। कोई मेरे लाल को कुछ नहीं कहेगा, सबको डांटूंगी। बच्चे को देर से समझ आना, जल्दी थक जाना या बार बार बीमार पड़ना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण की कमी। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चों में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। समाज की घिसी पिटी संस्कृति और परिवार की मजबूरी से नेहा देह व्यापार में आ गई, क्योंकि ये बेड़िया समाज की लड़की के जन्म को साहूकार की कर्ज की तरह मानती है, जिस पर ब्याज दर ब्याज लगते जाना है। लेकिन नेहा उस कर्ज से बाहर आना चाहती थी और वो आई भी। आज वो एक सुखद जिंदगी जी रही है। भी अच्छा धंधा नहीं है इसकी वजह। नेहा से मिलिए, बगदारी में रहती है। सबसे पहले पुलिस में कंप्लेंट की। 26-27 साल की नेहा अब देह व्यापार के दलदल से बाहर आ गई है। इन नजरों ने सब कुछ देखा है, विकलांग पिता की मजबूरी और देह व्यापार में खटती माँ की मजबूरी भी। 14 की उम्र में ही 7 बच्चों की रोटी की मजबूरी उस पर आ गई। बगदारी जाती थी, बाहर भेज देते थे कहीं भी शहरों में, जहाँ धंधा होता है वहीं पे धंधा करती थी। सब कुछ सहा परिवार की परवरिश के लिए। अपना शहर छोड़ मुंबई तक गई, पैसे भी कमाए, लेकिन दिल में इज्जत की जिंदगी जीने की टीस जिंदा थी। कमा लाती थी 10,000, 5,000, 8,000, 4 महीने में, 5 महीने में, साल भर में ऐसे आती थी बाहर से। अचानक नेहा ने परिवार में विरोध किया। 8 साल बाद अपनी जिंदगी और अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए वो तैयार हुई। मुकदमा दर्ज किया और देह व्यापार की दलदल से बाहर निकली। पैतृक संपत्ति में अपना हक मांगा। नेहा की जीत हुई। मैं मदद मांगने के लिए एसपी साहब के पास गई और उनसे मैंने सब बात ये कही। एसपी साहब ने मेरी मदद की और मैं अपनी कार्रवाई से, पुलिस की कार्रवाई से मैं अपने अब आज की तारीख में मैं बढ़िया हूँ। मुझे कोई किसी का दबाव नहीं है। अखड़ती है उसे लाचारी,
2 बच्चे हैं, पिता का क्या नाम दूं? क्या नाम दूँ, मेरे पास कोई नाम ही नहीं है, कोई पता ही नहीं कौन जात है, कौन बिरादरी है, कौन है, क्या है। बेड़िया समाज के लिए एक मॉडल बनकर उभरी है नेहा, जो अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं करना चाहती, घर गृहस्थी में जीना चाहती है। तो एहसास के आज के अंक में बस इतना ही। ये अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। हमारा पता है एहसास, कमरा नंबर 226, टावर बी, दूरदर्शन भवन, कॉपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। आप चाहें तो हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 011-2338-6947। आप चाहें तो हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ehsaas@dd.nic.in। तो फिर मिलेंगे हम एक नई उम्मीद और विश्वास के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। एहसास।